वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर है, सेल साइकिल एंड डिवीजन के ऊपर। यार देखो, आपको सब बताते हैं कि बायोलॉजी आपको कैसे पढ़नी चाहिए, बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी है तो सिर्फ चैप्टर की थ्योरी नहीं, चैप्टर के अलावा जो भी चीज़ें हैं, चाहे फिर वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो इंडेक्स क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप की थ्योरी हो, आपको हर चीज़ कवर करनी होती है एनसीईआरटी से। ठीक है, इसीलिए हमने आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज चलाई है, जिसके अंदर हम आपको डिस्कस करवाएंगे सारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सो दैट अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके देखो स्कूल एग्जाम्स होंगे, है ना, बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं। जब क्लास 12th के अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको करने चाहिए, क्योंकि यार एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन हमें आना चाहिए। किसी भी हाल में अपन को एनसीईआरटी पूरी अच्छे से आनी चाहिए, मतलब हमें मास्टरपीस बनना है उसके अंदर। ठीक है, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। देखो यार, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो सारे क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर द मैमेलियन सेल। अगर एक मैमेलियन सेल की बात करेंगे तो बच्चों एवरेज जो सेल साइकिल होता है वो एक उसका स्पैन कितना है, मतलब कितने टाइम में पूरी हो जाती है। तो आपको पता है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मैमेलियंस होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सेल साइकिल का स्पैन जो होता है वो 24 आवर्स होता है। कितना होता है? 24 आवर्स होता है। तो 24 आवर्स के अंदर जो है वो हमारा एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। और आपको पता है इस 24 आवर्स के अंदर से अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, 24 आवर्स में से 23 आवर्स जो होते हैं वो प्रिपरेशन में जाते हैं, और बचा हुआ जो 1 आवर होता है वो किस में जाता है? डिवीजन में जाता है। तो मतलब वहाँ पर बचे हुए 1 आवर में एक सेल जो होती है वो एक्चुअल डिवीजन कर रही होती है, और 23 आवर्स के अंदर जो सेल होती है वो प्रिपरेशन कर रही होती है कि उसको डिवीजन करना है ना। तो डिवीजन करने के से पहले ये प्रिपरेशन वाला फेज बहुत लंबा होता है, इसको हम इंटरफेज कहते हैं। और इसके बाद में जब डिवीजन होता है 1 घंटे के लिए, दैट इज कॉल्ड द एम फेज, माइटोटिक फेज। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों आपका इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। तो देखो यार, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस से कैसे डिफरेंट होता है, हमने थोड़ा सा इसको देखना है। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंस क्या है? नाम से दिख रहा है आपको, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो जब यहाँ पर सेल का डिवीजन, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस में कैरियोन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, उसको हम बोल देते हैं बच्चों कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो हमारा डिवीजन होता है। अब आपको पता है कब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? सबसे पहले आपको पता है जब भी हम सेल का डिवीजन करवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में कैरियोकाइनेसिस होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, और दूसरा स्टेप हमारा साइटोकाइनेसिस होता है। तो पहले हम कैरियोकाइनेसिस कराएंगे, फिर हम साइटोकाइनेसिस कराएंगे। मतलब जैसे कि एक सेल है, इसको डिवाइड होना है, तो इसमें ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये अपनी एक कॉपी बना लेता है ना। ये न्यूक्लियस की कॉपी बन गई। अब क्या है, न्यूक्लियस दूसरा हो गया, मतलब न्यूक्लियस की कॉपी बनने का मतलब है कि जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए होता है ना, वो डबल हो जाता है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया है। अब क्या करना है, इस साइटोप्लाज्म को हमें दो हिस्सों में, 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर देना है। तो दूसरे स्टेप में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है ना वो एक्चुअली कब हो रहा होता है? जब हमारा पूरा एम फेज खत्म हो गया होता है। एम फेज के अंदर मतलब जो हमारा डिवीजन है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये तीनों फेज, चारों फेजेस आती हैं, उस फेजेस के बाद में ये वाला कंप्लीट होता है। और न्यूक्लियर डिवीजन तो आपको पता है इंटरफेज के बाद की स्टेज होती है। इंटरफेज में सिर्फ तैयारी होती है, और उसके बाद में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन ही होगा, एंड लास्ट में जाके आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो ये आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसके नाम से ही दिख रहा है सब कुछ, नाम में ही छुपा हुआ है। मतलब बायोलॉजी तो आधी ऐसी हो जाती है बच्चों, अगर आपको शब्दों का मतलब समझ में आ जाता है ना तो बायोलॉजी आधी ऐसी हो जाती है। नंबर 3 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है डिस्क्राइब द इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंटरफेज। तो देखो यार, इंटरफेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले इवेंट की बात करें, हमारे पास G1 फेज होता है, एक होता है बच्चों हमारे पास S फेज, एक होता है हमारे पास बच्चों G2 फेज। अगर अपन G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में देखो यार, हमारी सेल जो होती है मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है। ऐसा नहीं कि सेल एक्टिव नहीं है, सेल एक्टिव बहुत है। सेल एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई पीक पे रहती है। सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के अलावा जो भी मटेरियल होता है, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है,
वहाँ पर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, क्योंकि हम जब सेल को डिवाइड करवाने जाते हैं तो हर एक चीज़ का हमें अमाउंट डबल चाहिए होता है, तो उसका हमें ना अमाउंट डबल करने के लिए हमें उनको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो जीवन फेज के अंदर हम बोल सकते हैं सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। एंड साथ साथ में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ में बच्चों जीवन फेज में हम ऐसा बता सकते हैं कि हमारे जो ऑलमोस्ट जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पर डबल होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनली गेट्स रेप्लिकेट, ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनल से रेप्लिकेट हो जाती हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट होते हैं। एस फेज में बात करें तो एस फेज को हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। सिंथेटिक फेज जो होती है ना बच्चों, यहाँ पर किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होगा, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है एस फेज के अंदर। एंड आपको पता है कि यार देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो साथ साथ में बच्चों यहाँ पर ना सेंट्रोसोम, उसका भी रेप्लिकेशन हो जाता है। सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। G2 फेज की बात करें, गैप 2 फेज की, तो गैप 2 फेज में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ में हमने बोला कि ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनल यहाँ पर रेप्लिकेट होते हैं जीवन के अंदर, तो बचे हुए जो डीएनए था, सेंट्रोसोम था, वो यहाँ रेप्लिकेट हो गया। अब और कौन बच गया हमारे पास में, हमारे पास बच जाता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये भी तो डबल होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, ये भी डबल होंगे। तो डबल होंगे तभी तो जाके आगे नेक्स्ट सेल के अंदर जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, वो G2 फेज के अंदर डबल हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ होगी बेटा आपकी तीनों के तीनों जो भी इंटरफेज में तीनों फेजेस आते हैं, तीनों इवेंट्स आते हैं, इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज G0 फेज ऑफ सेल साइकिल, या फिर क्वेश्चन फेज किसको बोलते हैं। यार देखो कभी कभार क्या होता है ना, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी सेल हैं जो कि सेल डिवीजन नहीं कर रही होती हैं, मतलब सेल डिवीजन प्रॉपरली पूरा नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि उसमें सेल साइकिल चल नहीं रहा है, उसमें सेल साइकिल तो चलेगा बट उसमें डिवीजन नहीं होता, समझ पा रहे हो। सेल साइकिल में एंट्री जरूर कर लेती है वो। सेल साइकिल में एंट्री करने का मतलब है कि हमारा सेल साइकिल कैसा होता है, देखिए ज़रा सा, सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरफेज होता है और एम फेज होता है, राइट, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये G1 होती है, S होती है और ये G2 होती है, और बच गया M होता है। ये M होता है, ये G1 होता है, S होता है, G2 होता है। तो ये तीनों ही फेजेस होती है ना, वो यहाँ पर सेल एंट्री जरूर कर जाती है, इस सेल साइकिल के अंदर एंट्री करेगी, बट वो कंप्लीट नहीं करेगी। मतलब वो एंट्री कर जाएगी बट वो G1 को भी कंप्लीट नहीं कर पाती बच्चों। तो होता है क्या है ना कि वो सस्पेंड हो जाती है सेल साइकिल में। तो एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि जो नीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि सेल जो होती है ना वो सस्पेंड होती है क्या सेल साइकिल में, जो क्वेश्चन फेज की जो सेल्स होती हैं क्या वो सेल साइकिल में सस्पेंड हो जाती हैं या फिर वो सेल साइकिल में ही एंट्री नहीं मारती है। बेटा वो सेल साइकिल में एंट्री जरूर मारेंगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो सेल साइकिल में एंट्री ही नहीं मारेंगी, एंट्री मारेंगी बट वो सस्पेंड हो जाती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। सस्पेंड होने का मतलब है, देखो आपको अगर मान लो स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए तो स्कूल से सस्पेंड आपको किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमानेंट निकाल दिया जा रहा है। परमानेंट निकालने का मतलब है कि आप स्कूल में वापस कभी नहीं आ पाओगे, लेकिन सस्पेंड करने का मतलब है कि आपको कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए सस्पेंड किया गया है कि 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए तुम्हें स्कूल में नहीं आना, उसके बाद तुम आ सकते हो, ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ पर भी सेल सस्पेंड हो जाती है कि सेल जो हो रहे हैं एंट्री तो जरूर करी बट सस्पेंड हो गई, आगे डिवाइड नहीं करेगी, जीवन कंप्लीट नहीं करेगी। तो मान लो तुम्हें चोट लग गई है ना, रेयर केसेस हो जाते हैं, कभी बच्चों एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, घाव भरने होते हैं। तो आपको पता है कि घाव कैसे भरेंगे, जब सेल वापस मरम्मत करेंगी, सेल खुद ही अपनी मरम्मत करती है डिवाइड कर करके। तो ऐसी सेल्स को डिवाइड, मतलब जनरली सेल्स जो सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं उस केस में उसको भी डिवाइड करना पड़ता है, जब उसको बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कि भाई बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है ब्लड का, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो सेल्स भी डिवाइड करती हैं। जो जनरली डिवाइड नहीं करती हैं वो सेल्स भी उस केस में डिवाइड करने लगती हैं। तो वो क्या है, वो सेल डिवीजन की कैपेसिटी ज़रूर रखती हैं बट वो जनरल केसेस में डिवीजन नहीं करती हैं, वो रेयर केसेस में डिवीजन करती हैं। तो वो वाली जो सेल्स होती है ना वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्पेंडेड रहती है सेल साइकिल में, लेकिन जब बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तब वो ज़रूर अपना डिवीजन करेंगी। तो उसको हम बोल देते हैं बेटा, हम क्या बोल देते हैं कि इस G0 फेज के अंदर जो है ना सेल्स जो होती हैं वो सस्पेंड रहती हैं, सस्पेंडेड इन सेल साइकिल, ठीक है,
सेल साइकिल में सस्पेंडेड रहती है बट डू नॉट एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल को एग्जिट नहीं करती हैं बट सेल साइकिल में सस्पेंडेड रहती हैं, एग्जिट नहीं करती हैं। दिस इज द क्वेश्चन फेज ऑफ सेल साइकिल, जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल। ओके, सो इस तरीके से आपका हो जाता है, इसमें आप बता सकते हैं ये जी नॉट फेज आपका होता है। आगे बात करते हैं बेटा, व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। देखो इक्वेशनल का मतलब होता है बेटा इक्वल। इक्वल क्या है यहाँ पर? इक्वल। जब भी यार देखो सेल जब माइटोसिस करती है ना, तो यार सपोज इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जब ये डिवाइड करेगी तो दोनों डिवाइड करने के बाद में जो है इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। मतलब क्रोमोसोम के नंबर में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं आई है। क्रोमोसोम का नंबर ना तो कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, क्रोमोसोम का नंबर अभी भी उतना ही है। पहले 46 था, अभी भी 46 ही है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में कोई कमी नहीं आई है। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे इक्वल चल रहा है मामला। ठीक है, तो इसको इक्वेशनल डिवीजन कह देते हैं। जबकि आपको पता है मियोसिस होगा, अगर मान लो ये सेल है 46 क्रोमोसोम वाली, जिसको हम डिप्लॉइड सेल कह देते हैं, अगर मैं इसमें मियोसिस कराऊंगी ना बच्चों, तो मियोसिस करवाने पर इसमें जो 2 सेल्स बनेंगी या फिर जो 4 सेल्स बनती है, क्योंकि मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं, 2 नहीं बनती, तो अपन ये चारों सेल्स बनाएंगे ना, तो चारों ही सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, नंबर जो होता है ना क्रोमोसोम का आधा हो गया। पता है आपको, क्रोमोसोम का नंबर जब आधा हो जाता है दिस इज कॉल्ड मियोसिस, और जब इक्वल रहता है क्रोमोसोम का नंबर दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, और ये वाली कंडीशन क्या है? मियोसिस। मियोसिस में नंबर आधा जाता है, तो इसलिए मियोसिस को हम क्या बोल देते हैं आपको पता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, रिडक्शन हो गया, कमी हो गई क्रोमोसोम के अंदर, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जबकि अपन बात करें इसकी माइटोसिस की, तो माइटोसिस जो होता है ना वो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा। ठीक है, ये माइटोसिस आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। सबसे पहला, क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर। देखो यार इक्वेटर के ऊपर जब क्रोमोसोम आ जाते हैं दैट फेज इज कॉल्ड मेटाफेज, क्योंकि आपको पता है कि जो एम फेज होती है ना बच्चों, जब हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, एम फेज होती है, उस एम फेज में प्रोफेज आता है सबसे पहले, फिर आता है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रोफेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका सेंट्रोसोम जो है वो दूसरे अपोजिट पोल पे जाने की शुरुआत करने लगता है, स्पिंडल फाइबर को बनाने लगता है। मेटाफेज में सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल पे आ भी जाता है, स्पिंडल फाइबर भी बना लेता है, और इनसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे मिड प्लेट पे आके लेट जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लेट जाते हैं। तो ये इक्वेटर होता है। ये क्या है? बीच वाला इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब है जो मिड प्लेट होती है ना, इसके ऊपर सारे क्रोमोसोम आके लेट गए हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में क्या होता है देखिए ध्यान से सुनिए। ये देखो यार मेनली एक क्रोमोसोम होता है, दिस इज द वन क्रोमोसोम। कई बच्चे सोचते हैं कि क्रोमोसोम तो मैम ये वाला होता है, ये भी एक क्रोमोसोम है, वो भी एक क्रोमोसोम था, दोनों में फर्क क्या होता है? देखो ये भी एक क्रोमोसोम और ये भी एक क्रोमोसोम है, एक ही है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम नहीं है। ये क्या होता है बेटा? ये असली क्रोमोसोम होता है जिसमें सिर्फ एक ही क्रोमेटिड है। असली क्रोमोसोम्स में या जनरल क्रोमोसोम्स हम देखेंगे उसमें एक ही क्रोमेटिड होता है। बट बच्चों जब आपको पता है ना कि जब हमारी सेल एस फेज से गुजरती है, जब सेल एस फेज से गुजरती है तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का रेप्लिकेशन। आपको पता है कि इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये डीएनए अपनी एक और कॉपी बनाता है एस फेज में। सिंथेसिस फेज में डीएनए की कॉपी बनती है, तो बन गई, ये लो कॉपी बन गई। अभी जैसे ही कॉपी बना लेगा बच्चों एक और क्रोमेटिड बन जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि बच्चों ये जो क्रोमेटिड होता है ना ये उसी सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है जिस सेंट्रोमियर से ये वाला डीएनए, ये वाला क्रोमोसोम था। सेंट्रोमियर क्या है? ये जो बीच वाला मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये सेंट्रोमियर है। तो ये एक ही सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड कनेक्टेड हैं, और दोनों ही क्रोमेटिड में क्योंकि डीएनए की इसी डीएनए की कॉपी तो है ये, मतलब सेम डीएनए है, दोनों ही क्रोमेटिड में क्या है? सेम डीएनए है। और सेम डीएनए होने की वजह से बच्चों हम इनको क्या बोल देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर सेम ही है डीएनए, डीएनए के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, सिस्टर क्रोमेटिड हम इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, ये आपका क्रोमेटिड नॉर्मल है जो उसमें एक ही क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, और ये दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, बस फर्क इतना है, बाकी दोनों ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जब बेटा अलग होते हैं, जब
ये सेंट्रोमियर अलग होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये क्रोमोसोम, ये और ये, क्या ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक अपना क्रोमोसोम है, ये अपना क्रोमोसोम है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यार इनके पास अपना अपना सेंट्रोमियर है, ये इसके पास अपना सेंट्रोमियर, इसके पास अपना सेंट्रोमियर। जब अपना अपना सेंट्रोमियर अलग होगा तो डेफिनेटली क्रोमोसोम भी अलग अलग होंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं इनको जोड़ दूँ लाके इस तरीके से, एक ही सेंट्रोमियर मिड पॉइंट से, सेम ही मिड पॉइंट है, इस एक कॉमन मिड पॉइंट से दोनों क्रोमेटिड्स को मैं अटैच कर दूँ, दिस इज कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना हुआ एक क्रोमोसोम होता है। तो दिस इज द वन क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो होता है ना बेटा, पूरा एक क्रोमोसोम है या ये क्रोमोसोम है, ये आके क्या आता है, मिड प्लेट पे ऐसे सो जाते हैं, है ना, इक्वेटर पे लेट जाते हैं। इस स्टेज को हम बोल देते हैं बेटा मेटाफेज। तो मेटाफेज आप बोल सकते हैं कि इस स्टेज पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इक्वेटर पे लेट जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में क्या, नेम दिस स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल जहाँ पर पेयरिंग होती है। पेयरिंग कहाँ होती है बच्चों? हाँ जी, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे देखो मान लो ये है एक आपके पास में क्रोमोसोम, इस एक क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड है क्योंकि ये एस फेज से गुजरा है अभी अभी, और वैसे बेटा एस फेज से गुजर कर ये भी क्रोमोसोम आया है, ये दोनों अलग अलग है ना। इसका सेंट्रोमियर अलग है, देखिए इसका सेंट्रोमियर अलग है और इसका सेंट्रोमियर अलग है, दोनों के सेंट्रोमियर्स अलग अलग हैं, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, दोनों ही क्रोमोसोम्स क्या हैं, अलग अलग हैं। सेंट्रोमियर क्या है यहाँ पर, अलग अलग है, मतलब क्रोमोसोम भी अलग अलग हैं। अब दोनों क्रोमोसोम से तो आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, यहाँ पर पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब इनको होमोलोगस कैसे बोल रहे हैं कि इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट जो जीन्स होते हैं, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम ही इस क्रोमोसोम के अंदर भी जीन जो है उसी वे में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही जीन यहाँ पर भी होते हैं, ऐसे ही जीन यहाँ पर भी होते हैं, इस वजह से हम क्या बोल देते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, सेम ही अरेंजमेंट होता है इस वजह से। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग जब हो जाती है बच्चों, पेयरिंग आपको पता है ना, यहाँ पर ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं, ऐसे पास पास, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि ये वाला एक था मेरा क्रोमोसोम और ये वाला भी मेरा एक था, इस तरीके से बच्चों ये पास पास आ गए, है ना। तो पास पास आ गए तो देखो ये पेयरिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये वाली चीज़ जो होती है वो जाइगोटीन के अंदर हो रही होती है। आपको पता है मियोसिस के अंदर जो एक आता है स्टेज, जो प्रोफेज फर्स्ट का स्टेज होता है, लैप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन आता है, जाइगोटीन में पेयरिंग हो रही होती है, तो ये जाइगोटीन का स्टेज हो जाता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि मान लो ये मेरे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम था, ठीक है, एक मेरे पास में बच्चों क्या होता है, दूसरा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है बच्चों कुछ इस तरीके से, ऐसे ये क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम से अपना एक जीन का टुकड़ा, अपना या फिर अपना एक कुछ जीन जो होता है वो एक्सचेंज कर लेता है, अपना कुछ पार्ट एक्सचेंज कर लेता है। तो अब ध्यान से देखना कि आफ्टर दिस क्रॉसिंग ओवर क्या सिचुएशन बन जाती है ना, आफ्टर दिस क्रॉसिंग ओवर क्या सिचुएशन बन जाती है। ये देखिए इसका ये थोड़ा सा पोर्शन जो होता है ना बच्चों, येलो से ब्लू हो जाता है, ठीक है, ऐसे। और जो ब्लू वाले का थोड़ा पोर्शन था, ब्लू वाले ने येलो वाले के साथ एक्सचेंज किया तो इसका थोड़ा सा पोर्शन येलो बन जाता है। ये होता है बेटा क्रॉसिंग ओवर। ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग कर ली ना, दोनों अलग अलग, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम ने एक दूसरे के क्रोमेटिड्स पे क्रॉसिंग कर ली, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटिन के अंदर, पेकाइटिन के अंदर। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर लैप्टोटीन आता है, फिर जाइगोटीन आता है, फिर पेकाइटिन आता है, ठीक है। तो पेकाइटिन के अंदर ये चीज़ हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर हो का रहा है। देखो ये वाले क्या है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स है, इस एक क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड्स है। ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के सेम है, इसलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये भी एक दूसरे के सेम है, इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। बट क्या होता है, बट इज कि आपके पास में
क्या ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग क्रोमेटिड हैं। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? अलग अलग क्रोमेटिड हैं, क्योंकि ये अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। ये इस वाले सेंट्रोमियर से है तो ये इस वाले सेंट्रोमियर से है। दोनों अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच होने की वजह से ये दो अलग अलग क्रोमोजोम हैं और दो अलग अलग क्रोमोजोम के अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं। तो इसीलिए बच्चों में इनको सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब हम बोलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा कहाँ होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर हमेशा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सिनेप्सिस, बाइवेलेंट, कियाज्मेटा, है ना। इनके डायग्राम आपको बताने हैं। सिनेप्सिस क्या होता है? देखो यार, सिनेप्सिस आपका वही है जिसके अंदर हमने देखा था कि जाइगोटीन के अंदर क्या हो रहा था? पेयरिंग हो रही थी, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। तो मैं बना देती हूँ बच्चों, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम बना देती हूँ। ये लो, यहाँ पर इनकी आपस में पेयरिंग हो गई, आपस में अटैच हो गई, ये पेयरिंग हो गई। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड, पेयरिंग हो गई। ये कहाँ हो जाती है? जाइगोटीन के अंदर हो जाती है। और ये क्या कहलाता है बच्चों? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कहलाता है, ठीक है। ये होता है सिनेप्सिस। ये प्रोसेस जो होती है ना, जहाँ पे पेयरिंग होती है जाइगोटीन की, जाइगोटीन में जहाँ पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो सिनेप्सिस प्रोसेस कहलाता है। नंबर 2 पे अगर हम बाइवेलेंट की बात करें तो बाइवेलेंट क्या होता है? देखो यार, आफ्टर पेयरिंग क्या होता है ना, ये बाइवेलेंट बन रहा होता है। आफ्टर पेयरिंग क्या है कि ये पूरा का पूरा एक बाइवेलेंट बन गया। बाइवेलेंट का मतलब है कि ये एक क्रोमोसोम नहीं, दूसरा क्रोमोसोम। यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए बोला है बाइवेलेंट। बाई मतलब दो, यहाँ पे दो क्रोमोसोम पास पास आ गए हैं, तो हम इसी को क्या बोल देते हैं? बाइवेलेंट बोल देते हैं, बाइवेलेंट। और हम इसको टेट्राड भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 क्रोमेटिड है। ये एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड, तीसरा क्रोमेटिड और चौथा क्रोमेटिड, यानी कि दो क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड्स है ना। हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, तो टोटल हो गए 4 क्रोमेटिड, तो टेट्राड कहलाता है। तो ये बाइवेलेंट हो गया और टेट्राड कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो होती है बच्चों, ये आपका बाइवेलेंट हो गया। तीसरा नंबर आपके पास में कियाज्मेटा आता है। कियाज्मेटा में पता है क्या होता है? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो ये आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये आपस में से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ध्यान से ज़रा सा देखना, जैसे आपके पास में ये एक क्रोमोसोम है ना, इसका ये क्रोमेटिड है, और ये है आपके पास में दूसरा क्रोमोसोम, इसका ऐसे। तो ये देखो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गई, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गई बच्चों, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोल देते हैं कियाज्मेटा। तो ये वाली जो स्टेज होती है ना, इसको क्या बोल देते हैं? कियाज्मेटा। कियाज्मेटा हो जाता है बच्चों ये, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा कियाज्मेटा। आपको तीनों का डायग्राम भी बना के दिखा दें। दिस इज कॉल्ड द कियाज्मेटा। कियाज्मेटा है ना, ये बता देंगे। कियाज्मेटा कहाँ बनता है बच्चों, आपको पता है? कियाज्मेटा जो होता है ना, अब आपकी जो डिप्लोटीन फेज होती है, डिप्लोटीन सेल साइकिल में जब डिप्लोटीन होता है तब कियाज्मेटा बन रहा होता है। आपसे कोई पूछे कि एक टेट्राड में क्या क्या होता है, आप बोलेंगे एक टेट्राड के अंदर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, होमोलोगस, है ना, एंड साथ में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो 1 टेट्राड इज इक्वल टू 4 होमोलोगस क्रोमेटिड एंड 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो जाता है। आगे चलते हुए, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल से एनिमल सेल में डिफरेंट कैसे होता है? देखो यार, सबसे पहले तो प्लांट सेल और एनिमल सेल ही एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है। प्लांट सेल के चारों तरफ जो होती है ना, अंबुजा सीमेंट की दीवार सेल वॉल होती है। तो यहाँ पर ये अंदर लेट्स सपोज कि ये सेल है जिसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर की साइड में जो दीवार है मोटी सी जो हमने बनाई है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल वॉल। ये कहलाता है सेल वॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल वॉल, ओके। ये सेल वॉल हमारा प्लांट सेल के अंदर होता है। अगर अपन एनिमल सेल की बात करें तो ये क्या है? आपका एनिमल सेल होता है जिसमें चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कुछ भी नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती यहाँ पर। तो ये हमारी एनिमल सेल हो गई और ये हमारी प्लांट सेल हो गई। अब प्लांट सेल के चारों तरफ जो होती है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ मोटी दीवार है। दिस इज मोटी दीवार इज कॉल्ड सेल वॉल है। अब सेल वॉल इतनी मोटी होती है कि अपन ना इसमें ऐसे खाँच नहीं बना सकते।
जैसे कि एनिमल सेल में पता है क्या होता है, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना, तो पता है कैसे होता है कि यहाँ से सेल आती है, वो यहाँ से ऐसे खांच बनाना शुरू करती है, ये अंदर की साइड से घुसना शुरू करती है, घुसते 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 ये सेंटर पे मिल जाती है और ये 2 सेल सेपरेट हो जाती है, ऊपर वाली सेल नीचे वाली सेल ऐसे सेपरेट हो जाती है। तो ये बाहर से अंदर की साइड से घुसते घुसते सेंटर तक आती है और फिर वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि सेल वॉल होते हैं, तो सेल वॉल कभी भी टूटकर ऐसे नहीं आ सकती अंदर की साइड, तो सेल वॉल तो नहीं टूटेगी, तो फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होगा, यहाँ पर ना सेल प्लेट बनती है, ये बीचों बीच बनना शुरू होती है, ऐसे प्लेट बनने लगती है और बाहर की साइड तक बनती जाती है। जब बच्चों ये बाहर की साइड बन जाती है तो सबसे पहले बनाएगी मिडिल लेमिला, यहाँ पर ये मिडिल लेमिला बना देती है। और मिडिल लेमिला क्या है, एक सेल वॉल ही तो है, और मिडिल लेमिला बना देगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ऊपर वाला पोर्शन एक दूसरी सेल हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन एक दूसरी सेल हो जाएगा। तो प्लांट सेल के अंदर जो होती है ना, सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर जो होता है ना, सेल प्लेट मेथड होता है, सेल प्लेट मेथड, जिसकी हेल्प से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल प्लेट नहीं बनती, यहाँ पर जो होता है क्लीवेज होता है, सेल जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसका क्लीवेज होता है ना, क्लीवेज, ठीक है, वो ऐसे एंट्री करती है साइड से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना, साइड से एंट्री करते हुए बीच तक आती है और ये बीच से बाहर तक जाती है और वो बाहर से अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से इनमें साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होता है, सेल प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल के अंदर भी। आगे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एग्जाम्पल्स वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। ध्यान दें, मियोसिस के बाद में 4 सेल्स बनती हैं, ये सबको पता है, लेकिन अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है बच्चों, तो एक हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, उससे क्या बनते हैं, उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं, है ना, मियोसिस होता है स्पर्मेटोगोनिया में, तो यहाँ पर जो होता है 4 स्पर्म्स बन जाते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों स्पर्म्स बन गए। ये चारों ही स्पर्म्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइज में भी सेम होते हैं, शेप में भी सेम होते हैं, इनके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, तो बिल्कुल इक्वल साइज के होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं सारे के सारे स्पर्म्स। बट अगर अपन वहीं पर बात करें अनइक्वल साइज की, तो अनइक्वल साइज कहाँ होता है, अगर हमें इक्वल साइज पूछेंगे तो आप बता देंगे कि ये वाला मियोसिस जो होता है जहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होती है मियोसिस करके, तो यहाँ पर ये वाले मियोसिस के अंदर क्या होता है ना, ये जितने भी स्पर्म्स बने, जितने भी चारों सेल्स बनी है, चारों सेल्स इक्वल इन साइज होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर अपने अनइक्वल इन साइज की बात करी जाए, तो अगर हम ऊगोनिया की बात करते हैं बच्चों, एक ऊगोनिया से जब अपने पास में 4 ओवम बनने चाहिए, जबकि 4 ओवम बनते नहीं है, आपका एक ही ओवम बनता है ना, यही डिफरेंस होता है कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में यही डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस डिवाइड करके, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके 4 स्पर्म्स बनाती हैं, जबकि oogonia डिवाइड करके 4 ओवम नहीं बनाती, एक ही ओवम बनता है। बाकी की जो बची हुई 3 होती है बच्चों, वो छोटी छोटी पोलर बॉडीज होती है और एक बड़ा ओवम होता है। तो यहाँ पर साइज में जो है वो डिफरेंस आ गया, अनइक्वल साइज है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में एक ओवम हो गया जो कि गैमीट होता है, और ये 3 क्या हो जाती है, पोलर बॉडीज हो जाती है जो क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर अनइक्वल साइज में हो जाता है। तो आप बता सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ये किसका एग्जाम्पल है जिसमें इक्वल साइज में बनती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल, एंड ये जो होता है बच्चों oogenesis के अंदर अनइक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो देखो यार, माइटोसिस और मियोसिस की एनाफेज में क्या फ़र्क होता है। देखो माइटोसिस की एनाफेज में पता है क्या होता है कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास में एक सेल है, ये सेल है तुम्हारे पास, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम ने अपने चारों तरफ से क्या निकाले, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, ये किससे अटैच रहते हैं आपको पता है, ये मेटाफेज रहती है ना, ये क्या होती है, मेटाफेज ऐसे रहती है। तो हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं ऐसे मेटाफेज में ऐसे चिपके रहते हैं। तो ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं जो काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो जब एनाफेज आती है तो एनाफेज की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये सेंट्रोसोम जो होता है ना, ये
अपने स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं इनको अलग, ये क्रोमोसोम को ऊपर खींचते हैं, ऊपर वाले को ऊपर खींचते हैं, नीचे वाले को नीचे खींचते हैं, तो आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे, ऐसा कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये होता है और ये होता है, सेंट्रोसोम है यहाँ पर आपके पास में, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड एक क्रोमोसोम था, है ना, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड एक क्रोमोसोम, जिस मतलब एक ही सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड्स अटैच थे। यहाँ पर भी यही कि एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ। बट ये क्या होता है ना, जब स्पिंडल फाइबर इनको खींचते हैं तो ये बीच वाला जो स्पिंडल, ये जो सेंट्रोमियर होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। यहाँ पर इस सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया होता है, किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर का डिवीजन करवा देते हैं, ये इसका सेंट्रोमियर अलग हो गया और इसका सेंट्रोमियर अलग हो गया। वैसे ही ऊपर यहाँ वाले का भी सेंट्रोमियर अलग हो गया और यहाँ वाले का भी सेंट्रोमियर अलग हो गया। इनके सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाते हैं, और जब सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाते हैं बेटा, हर एक सेंट्रोमियर मतलब एक सेंट्रोमियर किसी में है तो वो एक पूरा क्रोमोसोम है। यहाँ पे 4 सेंट्रोमियर बन जाएंगे, 4 क्रोमेटिड्स हैं, चारों अलग अलग हो गए। अब चारों अलग अलग होने के बाद में क्रोमेटिड नहीं कहलाएंगे, अब ये क्रोमोसोम ही कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास अपना अपना सेंट्रोमियर आ गया है। तो ये 4 क्रोमोसोम्स बन गए हैं, है ना। तो 2 ऊपर वाले में 2 नीचे वाले में चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइटोसिस वाली है, ये माइटोसिस की है एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ है, सेंट्रोमियर डिवीजन। जब सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है तो इस तरीके से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें मियोसिस के अंदर एनाफेज फर्स्ट कैसा होता है, तो मियोसिस का थोड़ा सीन अलग होता है यार, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता वहाँ पर ऐसा सीन होता है। देखो यहाँ पर जैसे ये इनकी मेटाफेज होती है, तो मेटाफेज में ये क्या है अपने पास, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर में क्या होता है ना बच्चों, मेटाफेज में ऐसे होता है, ऐसे अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये दूसरा क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच रहते हैं यहाँ पर, है ना। वैसे बच्चों एक यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ अटैच रहता है ना, एक ऐसी बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ अटैच रहता है। अब ये क्या होते हैं ना, इनके काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर स्पिंडल फाइबर दिखा दे रही हूँ। तो ये क्या होगा, इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे के पास पास थे ना, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। यहाँ सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा था माइटोसिस में, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया था। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाने की वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया था, बट यहाँ क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा। मतलब अभी अगर मैं मान के चलूँ इस पूरी सेल में 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम मतलब 8 क्रोमेटिड है, देख पा रहे हैं आप, 4 क्रोमोसोम है। तो 4 क्रोमोसोम है, वो चारों क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी भी सेल में 4 ही रहेंगे। जब एनाफेज आ जाएगी तो एनाफेज क्या करेगी, इन मेटाफेज के ऊपर जो प्रेजेंट इक्वेटर पे प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको सेपरेट करेगी, इनका सेंट्रोमियर नहीं तोड़ेगी, इनका सेंट्रोमियर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से ये हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और एक बेटा वैसे ही क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो ही सेपरेट हुए हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अटैच नहीं हुआ। सेंट्रोमियर अगर अलग हो जाता तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता। अभी भी एनाफेज फर्स्ट आ गया है, एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम गेट्स सेपरेट। खाली होमोलोगस क्रोमोसोम का ही सेपरेशन हुआ है बच्चों, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एनाफेज फर्स्ट में, बस ये होता है। ये जो सेंट्रोमियर का डिवीजन है ना बच्चों, ये अगले मतलब मियोसिस 2 में होता है। मियोसिस 2 क्योंकि माइटोसिस जैसा होता है, और माइटोसिस में एनाफेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो क्रोमोसोम नंबर डजंट गेट्स डबल्ड, ये डबल नहीं होता, ठीक है। तो ये एनाफेज फर्स्ट हो जाता है, ये मेटाफेज फर्स्ट है बच्चों। किसका है ये है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, समझ में आ गया। ये होता है बेटा मियोसिस फर्स्ट का सीन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो माइटोसिस किस में होता है, मियोसिस किस में होता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना एग्जाम के अंदर तो टेबुलर फॉर्म में लिख के आना आंसर, टेबल बनाना,
तो माइटोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा। माइटोसिस जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं सारी सोमेटिक हैं, एक्सेप्ट 2 सेल जो गैमीट बनाती हैं। जो हमारी सेल बॉडी के अंदर जो गैमीट बनाती है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया है वो गैमीट बनाएगी, oogonia है वो गैमीट बनाती है। गैमीट बनाती है, उनको छोड़कर बाकी बॉडी में सारी सेल्स क्या है, सोमेटिक ही है। आपकी हाथ की सेल, आपकी चीक्स की सेल, कहीं की भी सेल आप ले लीजिए, सब सोमेटिक है। तो सोमेटिक सेल में हमेशा माइटोसिस होता है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है, ये हमेशा और हमेशा जर्म सेल्स के अंदर हो रहा होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो होता है बेटा 2 डॉटर सेल बनती हैं एक मदर सेल से, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ पर क्या होता है 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। चार डॉटर सेल्स बन रही होती हैं। ये हो गया बेटा आपके पास में इस तरीके से, है ना, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस। तो ये आप बता सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अगर आपके पास इसके अलावा भी अगर कोई और है डिफरेंस जो आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखिए इसमें, है ना। जितने आपसे पूछे गए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको बताने होते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस, कितना पूछा गया आपसे, है ना। आगे बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस क्या मतलब क्या है। यार देखो, मियोसिस जो होता है ना वो हमेशा क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमीट्स फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है ना, तो वो क्या करता है ना, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको रिजर्व करके रखता है, कंजर्व करके रखता है। तो ये हम बोल सकते हैं कंजर्व द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन। मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिजर्व, या फिर हम बोल सकते हैं कंजर्व द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, उसको कंजर्व करके रखता है। इसके साथ ही बच्चों जेनेटिक जो वैरायटी होती है, जेनेटिक वैरायटी या जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली बात, अगर मियोसिस नहीं होगा, अगर बच्चे सारे माइटोसिस से होने लग गए तो वो तो अपने पेरेंट्स की कॉपी हो जाएंगे। बट मियोसिस के अंदर जो है वो जेनेटिक डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में। जेनेटिक डिफरेंस आने की वजह से बच्चों वेरिएशन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन के लिए भी और हमारे इवोल्यूशन के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में बच्चों ये क्या करता है, गैमीट्स प्रोडक्शन करता है। गैमीट्स प्रोडक्शन करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट्स नहीं हो सकता। पेरेंट्स जो होते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है वो यहाँ पर हो रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन दिखता है। तो ये क्या करता है, मियोसिस किसको प्रमोट करता है, क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट कर रहा होता है, ताकि क्या बनेगा, न्यू कॉम्बिनेशन बनता है। क्रॉसिंग ओवर से क्या बनते हैं, हमेशा और हमेशा न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं बेटा सिग्निफिकेंस होता है मियोसिस के, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लेना, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद योर टीचर अबाउट हैप्लॉइड इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन अकर्स। देखो यार, हैप्लॉइड इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन कहाँ होता है। हैप्लॉइड इंसेक्ट में जो सेल डिवीजन अकर होता है वो ड्रोन के अंदर होता है। हैप्लॉइड इंसेक्ट्स में ड्रोन के अंदर होता है, ड्रोन ऑफ दी हनी बी। ड्रोन ऑफ दी हनी बी के अंदर हैप्लॉइड इंसेक्ट में सेल डिवीजन हो रहा होता है। और जो हमारे पास है बच्चों, सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट वेयर द सेल डिवीजन। तो यहाँ पर ड्रोन के अंदर, इंसेक्ट्स में तो ड्रोन के अंदर होता है, हनी बी के अंदर। और दूसरा जो आपके पास में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो हायर प्लांट के अंदर कहाँ होता है, तो हायर प्लांट नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर लोअर प्लांट है ना। सबसे पहले हैप्लॉइड इंसेक्ट का तो बता दिया मैंने आपको, हनी बी के अंदर, ड्रोन ऑफ हनी बी में होता है। लोअर प्लांट्स में कहाँ होता है, तो अगर अपन लोअर प्लांट्स की बात करें तो लोअर प्लांट्स के अंदर, जैसे देखिए आप देखेंगे लोअर प्लांट्स के अंदर जो होता है स्पाइरोगाइरा यहाँ पर होता है ना। आपके पास में क्लेमाइडोमोनास होता है ना, इनके अंदर हो रहा होता है। तो हैप्लॉइड गैमीट यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये हैप्लॉइड गैमीट जो होते हैं बेटा माइटोसिस के जरिए होते हैं। तो इनके हैप्लॉइड गैमीट जो होते हैं ना वो माइटोसिस के जरिए होते हैं, इसके भी और इसके भी, है ना। हैप्लॉइड गैमीट्स माइटोसिस से आते हैं, ना कि मियोसिस से।
मियोसिस नहीं होता। जबकि अपन बात करें कुछ हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जो हायर प्लांट के अंदर होती हैं। तो हायर प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, ये तो लोअर प्लांट थे। अगर अपन हायर प्लांट और हायर एनिमल की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है ना, हायर प्लांट एंड एनिमल, इनके अंदर क्या होता है ना बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस अंडरगो। यहाँ पर जो होता है ना बेटा मियोसिस हो जाता है। तो स्पर्मेटोजोआ होता है, ओवम होता है, ये तो हायर एनिमल्स के अंदर होता है। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ना, जहाँ से हायर प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर होता है, वो क्या होते हैं बेटा, वो सेल डिवीजन के अंडर जाते ही नहीं है, उनमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो हैप्लॉइड सेल्स होती है उसमें सेल डिवीजन होगा ही नहीं। हैप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोसिस तो होगा, मतलब यहाँ पर इनमें माइटोसिस तो नहीं होता, हायर प्लांट्स की बात करें तो इनमें माइटोसिस नहीं होता, लेकिन मियोसिस तो हो सकता, मियोसिस भी हो सकता था, लेकिन मियोसिस तो डेफिनेटली होता ही नहीं। हैप्लॉइड सेल्स में कभी मियोसिस ही नहीं होता, तो मियोसिस का तो सवाल पैदा नहीं होता और माइटोसिस यहाँ पर होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये बोल सकते हैं विल नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। सिंगल है ना, सिंगल है बच्चों, हैप्लॉइड सेल्स है इसलिए। कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? तो यार देखो, क्या माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन के हो सकता है? तो आप बता देंगे बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन के विदाउट तो सेल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन की तुम माइटोसिस कैसे कर लोगे? माइटोसिस का मतलब क्या है? माइटोसिस का मतलब है यहाँ 46 क्रोमोसोम है, तो इसी 46 क्रोमोसोम की तुमने एक कॉपी बनाई होगी, तभी तो वो दूसरी सेल में गया है। 2 सेल्स बनी है, डॉटर सेल्स है ना, तो इन दोनों सेल्स में 46 गया। पहले आपके पास में एक ही 46 का जोड़ा था, अब इससे तुमने एक 46 की मतलब एक और कॉपी क्रिएट कर दी, तो ये कॉपी आ जाएगी, तो ये वाली कॉपी के अंदर ये दूसरी सेल में जाएगी, ये दूसरी सेल में जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है 2 सेल्स में अपनी अपनी कॉपी जाएंगी। तो ये कॉपी किसके थ्रू बनती है? एस फेज में तो बनती है। और अगर तुम बोल रहे हो कि एस फेज नहीं हो, तो क्या एस फेज या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो माइटोसिस हो पाएगा? क्या ये 2 सेल्स बन पाएंगी? और अगर 2 सेल्स बन भी गई तो क्या इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रह पाएगा? नहीं। तो एस फेज के बिना हम माइटोसिस नहीं करवा सकते हैं, तो इसका आंसर जो रहेगा नो हो जाएगा, नो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन? क्या सेल डिवीजन के बिना डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल डिवीजन क्योंकि बाद में होता है, माइटोटिक फेज बाद में आती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन पहले ही हो जाता है ना, सिंथेटिक फेज में हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनालाइज द इवेंट्स ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स चेंज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे चेंज होते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए कब चेंज होता है? तो यार नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपको पता है कब चेंज हो जाते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि हर एक इवेंट की बात करें, जीवन के अंदर बेटा क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। एस फेज के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बट क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। क्रोमोसोम उतना ही रहेगा, बट डीएनए कभी भी नहीं, डीएनए हमेशा डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम उतना ही रहता है। तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर आंसर करें अपन क्रोमोसोम नंबर की, फिर उसके बाद में G2 फेज आता है बेटा, उसमें भी नहीं होता। प्रोफेज आएगा बेटा, उसमें भी नहीं होगा। प्रोफेज की बात करें तो उसमें भी नहीं होता है। मेटाफेज आता है बेटा, उसके अंदर भी नहीं होगा क्रोमोसोम का नंबर डबल। एनाफेज जो होता है ना, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर बदलता है, यहाँ पर बदलता है। टीलोफेज के अंदर तो आपको पता ही है बदला हुआ ही रहेगा, एनाफेज में है तो यहाँ पर भी है ना, टीलोफेज में भी हो जाता है। लेकिन बेटा अगर हम वही पे बात करें, अगर अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल की, तो अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट यहाँ पर नहीं बदलता। एस फेज में बेटा डबल हो जाता है डीएनए कंटेंट, आपको पता है सिंथेटिक फेज होती है। G2 में भी ये डबल ही रहेगा, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, इनमें सब में डबल रहता है। लेकिन बाद में जाके जो है इक्वल 2 सेल्स में हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें सीन चलता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए का। तो ये क्वेश्चन हो गए बेटा इस चैप्टर के। आई होप सो कि आपको ये सोल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशंस हैं, और आपको क्लियरेंस भी आ गई होगी कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, एग्जैक्टली क्रोमोसोम के अंदर 1 क्रोमेटिड होता है, 2 क्रोमेटिड होते हैं, 2 सेंट्रोमियर्स कब डिवाइड होते हैं, एनाफेज फर्स्ट क्या होती है ना, काफ़ी सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ यार हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।